हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अवी विजन में। इंटरनेशनल रिलेशंस के रियलिस्ट अप्रोच को समझने की हमारी कोशिश जारी है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी रियलिस्ट अप्रोच के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, उसके बेसिक एजम्पशंस को देखेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि यथार्थवादी उपागम के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके मूल मान्यताएं क्या हैं और कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो रियलिस्ट अप्रोच पर यह वीडियो पार्ट 2 है हमारा। इससे पहले रियलिस्ट अप्रोच की एक और वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल अवी विजन पर अपलोड कर दी है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए, या उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तभी इस वीडियो को देखें, इससे रियलिस्ट अप्रोच की बेहतर समझ को आप बिल्ड कर पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अवी विजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहां आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं रियलिज्म के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। रियलिज्म की शुरुआत थ्यूसिडाइड्स से मानी जाती है। थ्यूसिडाइड्स के द्वारा एक फेमस बुक लिखी जाती है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर 431 BC टू 404 BC। ये जो वॉर है वो ग्रीक में हुई थी, पेलोपोनेशियन वॉर, आपको याद रखना है। और इसी वॉर को अपने इस पुस्तक में थ्यूसिडाइड्स समझाने का प्रयास करते हैं और इस वॉर के कारण और प्रभाव को समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है, वो दो सिटी स्टेट्स के बीच हुआ था, जिसमें फर्स्ट है एथेंस और सेकेंड है स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा ये दो सिटी स्टेट्स थे और इन दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया है जिसका नाम है पेलोपोनेशियन वॉर। एथेंस उस समय पावरफुल रहता है और स्पार्टा थोड़ा कम पावरफुल होता है। एथेंस ज़्यादा पावरफुल होता है और स्पार्टा एथेंस की तुलना में कम पावरफुल होता है। ऐसे में स्पार्टा को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं एथेंस हमें समाप्त न कर दे, क्योंकि एथेंस ने कई सारे नगर राज्यों का शोषण किया था और कई सारे देशों राष्ट्रों पर कब्जा कर लिया था। अतः इसी डर से और भय की वजह से स्पार्टा एथेंस पर आक्रमण कर देता है और ये युद्ध इन दोनों के बीच हुआ, जिसे हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से आप बैलेंस ऑफ पावर के भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। कैसे? तो देखिए, जब तक इन दोनों राष्ट्रों के बीच पावर का बैलेंस रहता है, अर्थात एथेंस और स्पार्टा ये जो दो सिटी स्टेट्स हैं, इनके बीच पावर का बैलेंस रहता है, तब तक ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही एथेंस पावरफुल हो जाता है तो स्पार्टा को डर महसूस होता है कि कहीं ये हमें समाप्त न कर दे, इससे अच्छा है कि हम ही एथेंस को समाप्त कर देते हैं। और स्पार्टा के द्वारा एथेंस पर हमला कर दिया जाता है और ये काफ़ी सक्सेसफुल होता है। एथेंस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है स्पार्टा के योद्धाओं के द्वारा। तो थ्यूसिडाइड्स अपने इस बुक में हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में इसी युद्ध के बारे में जिक्र करते हैं और उसके कारण और प्रभाव को समझाने की कोशिश करते हैं। इसी के अंतर्गत आता है मेलियन डायलॉग।
मेलियन डायलॉग क्या है? देखिए, मेलियन संवाद। मेलोस एक आइलैंड था और एथेंस वालों ने इससे कहा कि आप मेरे अधीन हो जाइए, नहीं तो हम आपको हरा देंगे। लेकिन मेलोस वालों ने कहा कि हम तो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम तटस्थ रहना चाहते हैं, हमें न तो स्पार्टा से कुछ लेना देना है, नहीं एथेंस वालों से। अंततः फिर भी एथेंस ने मेलोस पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लेता है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है, यहाँ से एक बात निकलकर सामने आती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश न्यूट्रल नहीं रह सकता, उसे न किसी देश के साथ में संबंध बनाना ही पड़ता है। नन ऑफ द कंट्री कैन बी न्यूट्रल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अर्थात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश न्यूट्रल नहीं रह सकता। तो इसी को हम लोग मेलियन डायलॉग के नाम से जानते हैं। सेकेंड, जो हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं रियलिज्म के, उनका नाम है संजू। संजू कौन थे? तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, चीन में आज से लगभग 2000 साल पहले संजू नाम के एक चिंतक हुआ करते थे। ये एक चीनी विचारक हैं और उनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, द आर्ट ऑफ वार। ये बुक का नाम आप याद रखेंगे, ये और इनसे जुड़े हुए, इनसे रिलेटेड ऑथर का भी नाम आप याद रखेंगे, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर 431 BC टू 404 BC। ये बुक थ्यूसिडाइड्स के द्वारा लिखा गया, क्योंकि ये जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमेशा ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बुक और उनसे रिलेटेड ऑथर का नाम आप याद रखेंगे। तो संजू अपनी एक फेमस बुक लिखते हैं, द आर्ट ऑफ वार, और इस बुक में वो उल्लेख करते हैं कि ऐसे शासक जिन्हें अपने आसपास हथियारों और हिंसक पड़ोसियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। इस बुक में उन्होंने उल्लेख किया है कि ऐसे शासक, ऐसे रूलर जिन्हें अपने आसपास हथियारों और हिंसक पड़ोसियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता, उनके लिए नैतिकता का कोई महत्व नहीं होता। तो ऐसे में युद्ध ही एकमात्र या अंतिम सहारा होता है। इस पुस्तक में वो इस बात का जिक्र करता है। थर्ड, जो हमारे विचारक हैं उनका नाम है कौटिल्य, और कौटिल्य की जो फेमस बुक है वो है अर्थशास्त्र। इस बुक में कौटिल्य, इस बुक के अंतर्गत कौटिल्य ने ये कहा है कि प्रत्येक संबंधों में हित जुड़ा हुआ होता है, प्रत्येक संबंधों में हित जुड़ा हुआ होता है और बिना हितों के कोई संबंध नहीं बनते हैं। तो कौटिल्य का फेमस बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, आप याद रखिएगा। रियलिज्म के जो चौथे क्लासिकल थिंकर हैं उनका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली का जो फेमस बुक है वो है द प्रिंस, जो कि 1532 में पब्लिश हुई थी। और मैकियावेली अपने इस पुस्तक में डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी की बात करते हैं, अर्थात नैतिकता के दोहरे मापदंड की बात करता है। मैकियावेली ने नैतिकता का दोहरा मापदंड निर्धारित किया है और उनका कहना है कि जब व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए चोरी, हत्या, कपट, विश्वासघात आदि अनैतिक कार्य करता है तो उसके लिए दंड दिया जाएगा, लेकिन राज्य के हित में हत्या, विश्वासघात आदि किसी भी प्रकार का कार्य करता है तो उसे अनैतिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह राज्य के लिए ऐसा करता है। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत हित में बुरे कार्यों को अनैतिक कहा जाएगा, परंतु वही कार्य यदि राज्य के हित में हो तो उसे सार्वजनिक नैतिकता जैसे नामकरण के साथ सराहना की जाएगी। और इस प्रकार मैकियावेली अपने इस फेमस बुक द प्रिंस में
व्यक्ति के लिए नैतिकता का दोहरा मापदंड हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट जो रियलिज्म के थिंकर हैं उनका नाम है थॉमस हॉब्स, और इनकी जो फेमस बुक है वो है लेवियाथान, जो कि 1651 में पब्लिश हुई थी। अपने इस फेमस बुक लेवियाथान जो कि 1651 में पब्लिश हुई थी, अपने इस बुक में थॉमस हॉब्स ने व्यक्ति का स्वभाव का वर्णन किया है, और उनका मानना है कि व्यक्ति यश एवं शक्ति प्राप्त करना चाहता है, और एक इंडिविजुअल के प्रति उनका पेसिमिस्टिक व्यू है, अर्थात निराशावादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। वे मानते हैं कि व्यक्ति लालची एवं स्वार्थी होते हैं और व्यक्तियों की इच्छाएं अनंत होती हैं। अर्थात अपने इस फेमस बुक में उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में अपने पेसिमिस्टिक व्यू को, अर्थात अपने निराशावादी दृष्टिकोण को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट जो रियलिज्म के क्लासिकल थिंकर हैं उनका नाम है हेंस जे मोर्गेनथाउ, और हंस जे मोर्गेनथाउ वे पहले विचारक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वप्रथम यथार्थवाद का सैद्धांतिक आधार रखा था। इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम है पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, जो कि 1948 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने इस बुक में ह्यूमन नेचर पर फोकस किया है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होता है। उनका मानना है कि मानव स्वभाव वस्तुनिष्ठ है और इस विश्व को चलाने वाले पॉलिटिकल लीडर्स मानव हैं, अतः वे ऐसे नियम बनाएंगे जिनसे उनका राज्य सुरक्षित रहे। इस विश्व को चलाने वाले कौन है? इस विश्व को चलाने वाले पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मानव हैं, और मानव हमेशा अपनी सुरक्षा करने के लिए, हमेशा अपने सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए पावर की तलाश करता है, शक्ति की खोज करता है, शक्ति के लिए संघर्ष रहता है। तो जब इस विश्व को चलाने वाले पॉलिटिकल लीडर्स मानव हैं तो वो ऐसे नियम बनाएंगे जिनसे उनका राज्य सुरक्षित रहे और राज्य के अंदर जो व्यक्ति हैं वो भी सुरक्षित रहे। अर्थात हेंस जे मोर्गेनथाउ मानव प्रकृति को महत्वपूर्ण मानता है, ह्यूमन नेचर को महत्वपूर्ण मानता है, और उनका कहना है कि मानव के व्यवहार के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण मानव द्वारा होता है, और नीति निर्माता मानव होते हैं, अतः जैसा मानव होगा वैसा ही राज्य होगा। तो ये था रियलिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल थिंकर्स को देखा, जिनमें फर्स्ट है थ्यूसिडाइड, सेकंड है संजू, थर्ड है कौटिल्य, फोर्थ है मैकियावेली, फिफ्थ है थॉमस हॉब्स और सिक्स्थ है मोर्गेनथाउ। तो इन विचारकों का नाम, इन चिंतकों का नाम आप याद रखेंगे और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक हैं उनका भी नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रियलिज्म की बेसिक एजम्पशंस है, अर्थात इसकी जो मूल मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, अर्थात मानव स्वभाव का निराशावादी दृष्टिकोण। रियलिस्ट थिंकर्स मानते हैं कि
मानव स्वहित से प्रेरित होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर वे संचालित होते हैं, मानव स्वार्थी होते हैं। और इस विश्व को चलाने वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चूंकि वे मानव हैं, अतः वे ऐसे नियम बनाएंगे जिनसे उनका राज्य सुरक्षित रहे और राज्य के अंदर जो व्यक्ति हैं वो सुरक्षित रहे। अर्थात जो भी नीतियां बनाई जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो नीतियां वो अपने राज्य के हित में बनाएंगे, और जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उनके द्वारा, वो डिसीजन ऐसे लिए जाएंगे जो सिर्फ उनके राज्य के हितों की पूर्ति करती हो। अर्थात जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो उनके स्वहित के आधार पर लिए जाएंगे, सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर लिए जाएंगे। सेकेंड जो इनका बेसिक एजम्पशंस है वो ये है कि इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम को एनार्किकल माना है, अर्थात विश्व व्यवस्था को अराजकपूर्ण माना है। यथार्थवाद विश्व राजनीति की अराजकता वाली व्यवस्था से पर्दा उठाना चाहता है, जहां कोई सर्वश्रेष्ठ सत्ता या विश्व सरकार नहीं है। इनका मानना है कि इस विश्व व्यवस्था में किसी भी प्रकार की केंद्रीय सरकार नहीं है, या आप कह लीजिए कि किसी भी प्रकार की विश्व सरकार नहीं है जो राज्यों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले सके। यहां पर एक सर्वश्रेष्ठ सत्ता, एक सर्वोच्च सत्ता का अभाव है, अतः राज्यों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं राज्यों के ऊपर है, और इस प्रकार से यह विश्व व्यवस्था को अराजकपूर्ण बतलाता है। थर्ड जो इनका बेसिक एजम्पशंस है वो ये है कि इन्होंने शक्ति संघर्ष के अस्थायित्व को स्वीकार किया है। इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। इसका अंतिम उद्देश्य चाहे जो कुछ भी हो, तात्कालिक उद्देश्य सदैव शक्ति प्राप्त करना होता है, और इस शक्ति को बनाए रखने तथा शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वे ही राजनीतिक कार्यों के तकनीक का निर्धारण करते हैं। हैंस जे मोर्गेनथौ का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, और प्रत्येक राष्ट्र शक्ति को मैक्सिमम करने के लिए ही दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध को स्थापित करते हैं। राष्ट्र लगातार पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी सुरक्षा के लिए कितने वेपन्स की जरूरत है, कितने हथियारों की जरूरत है। अतः यही रियलिज्म कहता है कि प्रत्येक राष्ट्र के ऊपर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, किसी भी प्रकार का केंद्रीय सत्ता नहीं है, अर्थात राज्य की सुरक्षा का दायित्व स्वयं राज्यों के ऊपर है। उनकी सुरक्षा करने के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसी सर्वोच्च सत्ता नहीं है, कोई भी ऐसी विश्व सरकार नहीं है जो उनकी सुरक्षा कर सके। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अपने सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए पावर को लगातार बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। थर्ड जो बेसिक एजम्पशंस है वो है कि इसमें स्टेट को मेन एक्टर के रूप में देखा गया है, अर्थात राज्य को एक प्रमुख अभिकर्ता माना गया है, जो कि राज्यवाद को परिलक्षित करता है। यथार्थवादियों का मानना है कि विश्व राजनीति में राज्य एक प्रमुख अभिकर्ता है,
तथा अन्य कारकों जैसे कि व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संस्थाओं आदि का विश्व राजनीति में कम महत्व है। अतः विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य विश्व राजनीति में राज्य के हितों की रक्षा करना है। अर्थात आप याद रखेंगे कि रियलिज्म में स्टेट को मेन एक्टर के रूप में देखा गया है, अर्थात यह स्टेटिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चलता है, राज्य को प्रमुख मानता है, राज्य के ऊपर फोकस करता है, राज्य की सुरक्षा को प्रमुख मानता है और राज्य को एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी संस्थाओं को स्वीकार नहीं किया जाता और इनका मानना है कि इन सभी संस्थाओं का विश्व राजनीति में कम महत्व है। नेक्स्ट जो इनके बेसिक एजम्पशंस है वो है नेशनल इंटरेस्ट, अर्थात राष्ट्रीय हित। यथार्थवादियों का मानना है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। इनके लिए जो डिसीजन लिए जाएंगे वो किसके आधार पर लिए जाएंगे? नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर, अर्थात राष्ट्रीय हित के आधार पर। और एक राष्ट्र का जो सबसे प्रमुख राष्ट्रीय हित होता है वो क्या होता है? वो होता है एक राष्ट्र की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा उसका प्रमुख राष्ट्रीय हित होता है और राज्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं और वो दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को निर्मित करते हैं। तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस थी रियलिज्म की। आप याद रखेंगे, इन्हें माइंड में सेट कर लेंगे कि इन्होंने ह्यूमन नेचर के प्रति इनका पेसिमिस्टिक व्यू है। ये वर्ल्ड सिस्टम को एनार्किकल मानते हैं, पावर स्ट्रगल की बात करते हैं, स्टेट को मेन एक्टर के रूप में देखते हैं। ये इंडिविजुअल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को स्वीकार नहीं करते हैं। इनका मानना है कि विश्व राजनीति में इनका कोई महत्व नहीं है और ये विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लेने की बात करते हैं, न कि भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। नेक्स्ट जो इनके बेसिक एजम्पशंस है वो है ये इंटरनेशनल लॉ को स्वीकार नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। वास्तव में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं करते हैं बल्कि उनका उल्लंघन करते हैं। इनके लिए नैतिकता का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उनका मानना है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों के आधार पर। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता के आधार पर संचालित नहीं होती। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसके आधार पर संचालित होती है? राष्ट्रीय हित के आधार पर संचालित होती है। इनका मानना है कि एक राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण होता है, उनका स्वहित महत्वपूर्ण होता है, सेल्फ इंटरेस्ट महत्वपूर्ण होता है, उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है
और राज्य का अस्तित्व महत्वपूर्ण होता है। और इनका यह भी मानना है कि द ओनली सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रगल इज वॉर, अर्थात इनका यह विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनिवार्यतः संघर्षपूर्ण होते हैं और इन अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान अंततः युद्ध के द्वारा ही होता है। रियलिज्म में एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों को पढ़ना है जिसे सिक्योरिटी डायलेमा के नाम से जाना जाता है। इस हिंदी में इसे सुरक्षा दुविधा कहता है। सिक्योरिटी डिलेमा को हिंदी में सुरक्षा दुविधा कहता है। अब सुरक्षा दुविधा क्या है, तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। ये यथार्थवाद के साथ जुड़ा हुआ टर्म है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों को निर्मित करते हैं क्योंकि वो पावर को बढ़ाना चाहते हैं। और पावर को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि ये जो वर्ल्ड सिस्टम है वो एनार्किकल है, अर्थात यहाँ किसी भी प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। यहां पर एक सर्वोच्च सत्ता का अभाव है। किसी भी प्रकार की ऐसी सर्वोच्च सत्ता नहीं है जो राज्यों की सुरक्षा कर सके। इसलिए राज्यों की सुरक्षा का दायित्व स्वयं राज्यों के ऊपर है। इसलिए राष्ट्र अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगातार पावर को बढ़ाने की कोशिश करते रहता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी सुरक्षा के लिए कितने वेपन्स या कितने हथियारों की जरूरत है। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें कितनी हथियारों की जरूरत है, कितने अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है, इस बात को लेकर वो दुविधा में रहते हैं। इसलिए लगातार वो अपने पावर को बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि आप कोल्ड वार का एग्जाम्पल लीजिए। इस वार में यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ जैसे जैसे अपनी पावर बढ़ाता है, उसी तरह से अमेरिका भी अपना पावर में वृद्धि करता है, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रों को यह नहीं पता था कि हमें कितनी पावर चाहिए अपने सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। उन दोनों ही राष्ट्रों को यह नहीं पता था कि हमें अपने सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए, हमें अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कितने पावर की आवश्यकता है। तो जब हमें यह पता नहीं होगा कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए कितनी पावर चाहिए, तो हम लगातार अपने पावर को बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसे ही सिक्योरिटी डायलेमा की कंडीशन कही जाती है, सुरक्षा दुविधा की स्थिति कही जाती है। यही सिक्योरिटी डिलेमा का कंसेप्ट है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है बेसिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म। तो आइए जानते हैं कि यथार्थवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए, यथार्थवाद अब्स्ट्रैक्ट लिबरल आइडियल्स पर बेस्ड ना होकर पॉलिटिकल रियलिटी पर बेस्ड होता है, अर्थात यह अमूर्त आदर्शों पर आधारित न होकर राजनीति की वास्तविकताओं पर आधारित है। यथार्थवाद काल्पनिक उड़ानों और अमूर्त मान्यताओं के स्थान पर इस वास्तविकता में विश्वास करता है कि यह संसार विभिन्न परस्पर विरोधी हितों और स्वार्थों का रंगमंच है जो आपस में टकराते रहते हैं। अतः किन्हीं नैतिक सिद्धांतों के आधार पर हम किसी संघर्ष रहित आदर्श व्यवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए विभिन्न स्वार्थों के मध्य संतुलन की स्थापना करके ही इस संघर्ष को टालते रहने का प्रयत्न करते रहना
चाहिए। तो चूंकि यह अमूर्त आदर्शों पर आधारित ना होकर पॉलिटिकल रियलिटी पर अर्थात राजनीतिक वास्तविकता पर आधारित होता है, इसीलिए इसे राजनीतिक यथार्थवाद कहा जाता है। यह व्यवहारिक होता है, यह प्रैक्टिकल है। और राजनीतिक यथार्थवाद अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। आपको यह भी बात याद रखना है, इसकी एक विशेषता है कि यह अनुभव और तर्क पर आधारित होता है, यह प्रैक्टिकल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन व्हाट इज, अर्थात यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा सिद्धांत रहा है जिसमें अध्ययन के विषय को क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। अर्थात यह क्या होना चाहिए व्हाट शुड बी पर फोकस ना करके क्या है पर फोकस करता है, व्हाट इज पर फोकस करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में क्या है, राज्य कैसे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों का व्यवहार कैसा है, ये इस बात पर बल देता है, न कि इस बात पर कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों का व्यवहार क्या होना चाहिए। तो यथार्थवाद व्हाट इज पर फोकस करता है, न कि व्हाट शुड बी पर, अर्थात क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर इसके द्वारा बल दिया जाता है। डिसीजंस टेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी एंड इमोशंस। और यथार्थवादियों का मानना है कि कोई भी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। इसीलिए कहा जाता है कि इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नाइदर एनी कंट्री इज परमानेंट फ्रेंड नॉर परमानेंट एनेमी, परमानेंट इज ओनली नेशनल इंटरेस्ट। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न ही कोई राष्ट्र अस्थाई मित्र होते हैं और ना ही कोई राष्ट्र अस्थाई शत्रु, अस्थाई सिर्फ राष्ट्रीय हित होते हैं। और जो लास्ट हमारा बेसिक फीचर है वो है कि यथार्थवाद राज्यवाद पर बल देता है, अर्थात राज्य को एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। यथार्थवाद राज्य पर फोकस करता है, राज्य को एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में देखता है। राज्य की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानता है, राज्य के अस्तित्व को महत्वपूर्ण मानता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं रियलिज्म के जो आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रियलिज्म की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही है, इसके बेसिक एजम्पशंस क्या हैं और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा किया गया एफर्ट अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, आप अपने ओपिनियन जरूर कमेंट करें, अपने सजेशन जरूर कमेंट करें। और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।